बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद कहेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने आज जहांगीर तरीन ग्रुप के ज़ोहराने में शिरकत की है और ये मीडिया पर आकर उन्होंने बात की उनसे गुफ्तगू में कि किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, बुनियादी मामलात पर तमाम लोग तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में खुश हैं, इसी तरह से रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। अपोजिशन को भी इख्तलाफात की खबरों पर लुड्डियाँ डालने से उन्होंने मना किया। अब सवाल ये है कि वाकई हकीकतन फवाद चौधरी साहब की बात सुनने के बाद क्या ये तस्वुर कर लिया जाए कि मुसालियत हो गई है, या फिर ऐसा महसूस होता है कि बजट के पास हो जाने के बाद ही असल मार्का हमें इस ग्रुप की तरफ से देखने को मिलेगा। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर कराची के हवाले से बड़ी खौफनाक खबर भी है, बहुत बड़ी खबर भी है जो सुबह से चल। बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है और पूरा शहर इस वक्त अंधेरे में डूब चुका है। सवाल ये है कि काम भी बहुत किया जा रहा है बिजली के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, मगर उसके बावजूद इस किस्म की सूरत हाल का कमास क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के मौजूदा हालिया सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, मगर हमसाया मुल्क भारत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक किस्म की खबरें मौसूल हो रही हैं। पहले तो अब सवाल ये कि हमसाया मुल्क भारत का सियासी मुस्तकबिल क्या है, ओवरऑल मुस्तकबिल पे बात करेंगे। कश्मीर का मसला है, चाइना की अस्करी बालादस्ती है, कोरोना के बाद मईशत की तबाहाली, और अब की बात कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस के नाम से एक बीमारी है जो बहुत तेज़ी के साथ भारत के शहरों के अंदर मुंतकिल हो रही है। भारत का मुस्तकबिल क्या है, अलहदगी की तहरीकों के बाद क्या बिखर जाएगा या फिर नरेंद्र मोदी इसको संभालेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, तरीन साहब के मसले के ऊपर तो मैं बात करूंगी, मगर जो हज के हवाले से सऊदी हुकूमत की तरफ से वैक्सीन की खबर आई है उस पर भी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तशवीश है। मैं चाह रही हूँ कि पहले हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करें, फिर तरीन साहब के मामले की तरफ चलते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात सरकारी सतह पर यानी ऐसी हमाकतें हो जाती हैं जिसका कोई गुमान ही नहीं होता। जब मतलब ये है कि वहाँ जो लोग थे महकमा सेहत के, जो भी मुतल्लिका महकमा होगा, उन्होंने जब ये हुक्म जारी किया तो इस बुनियादी हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया कि बाद मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान जिसमें काबिल ज़िक्र हुआ उसमें तो चीनी वैक्सीन ही इस्तेमाल हुई है और आलमी अदारा सेहत से मंजूर शुदा है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसकी तरफ तवज्जो तो दिलाई है। पाकिस्तान में तो तीसरी बड़ी तादाद होती है ना आम हालात में, अब कोरोना में शायद कम होगी, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला बनेगा नहीं। वैसे तो वहाँ सऊदी अरब में जो निज़ाम है ना उसमें इस्लाह की बहुत ज़रूरत है। जद्दा एयरपोर्ट पे बहुत देर लोगों को रुकना पड़ता है, ड्राइवर मुजाफात के होते हैं, बसें कई कई घंटे खड़ी रहती हैं, उस निज़ाम में पूरे में इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये मसला ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है जो हल नहीं होगा, इसलिए कि देखना ये होता है कि आलमी अदारे किन चीज़ों को सेंक्शन करते हैं। सही सेहत का तो उन्हें ख्याल रखना पड़ता है, अचानक लाखों आदमी आ जाते हैं, इस दफ़ा तो शायद कम होंगे, वबाएँ फैलती हैं, गले की खराबियाँ होती हैं, जो लोग मास्क नहीं पहनते, आम हालात में भी वहाँ मास्क पहनना पड़ता है, जो लोग गले की ख़राबी से और नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचना चाहते हैं। और फिर ये है कि ज़ाहिर है एक अजनबी एनवायरनमेंट है, हर तरह के लोगों का घुलना मिलना है, लेकिन मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा। हमारे जो वज़ीर हैं वो काफ़ी सेंसिबल आदमी हैं मजहबी अमूर के जी, और उनके राब्ते भी अच्छे हैं। जो हमारे सफ़ीर वहाँ गए हैं वो चौकस आदमी हैं, और सऊदी हुकूमत भी ज़ाहिर है इस मसले को हल करना चाहेगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अगले चंद दिनों में, और मुमकिन है उससे बहुत पहले ही, सफ़ीर साहब यहाँ नहीं हैं, वो होते तो शायद ज़्यादा तेज़ी से टेकअप हो जाता। मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा, इसलिए कि वो रोकना नहीं चाहेंगे। ये एक दफ्तरी गलती है बज़ाहिर, ऐसा लगता है। देखो पाकिस्तान से कोई ऐसी तो नहीं है उन्हें दुश्मनी कि भाई यहाँ के हाजी ना आ सके, वो तो ईरान के साथ जब ताल्लुकात में तलखी थी तब भी, और ईरानी बहुत असर्ट करते थे, तब भी उनके लिए वो रुकावटें पैदा नहीं करते थे। हज के मामले में हुकूमत सऊदी अरब की और उम्रे के मामले में जो पॉलिसी है वो हमेशा सेहतमंद रही है। सही। तो बाद औक़ात गलतियाँ इस तरह की हो जाती हैं, लेकिन इसकी इस्लाह का इम्कान है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी इस्लाह हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये मसला उम्मीद करते हैं हल हो जाएगा। हारून साहब, मगर सियासत को उस मसले का क्या जो सर उठाए खड़ा है तरीन साहब का मसला, अब वो मसला हल हो गया या फिर बाकी है? आपको याद है कि कल मैंने उनसे गुजारिश की थी फवाद साहब से कि सुलह एक चीज़ है, और लेकिन ये महज सुलह जो हो जाती है बज़ाहिर हो जाए दबाव में या परसुएशन से, मिन्नत समाजत से या समझाने बुझाने से, तो ये काफ़ी नहीं होता। उसको फॉलो अप करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि शिकायत की जड़ ख़त्म हो जाए।
और फवाद साहब ने जो गुफ्तगू की है उसको इस रोशनी में आप देखें कि फवाद चौधरी उन लोगों में से हैं जो मसाले चाहते हैं। कुछ लोग तो जो हैं जो लगाई बुझाई कर रहे थे, इख्तलाफात पैदा कर रहे थे, जो अपने ज़ाती स्कोर सेटल कर रहे थे। लेकिन फवाद साहब के एक तो ज़ाहिर है उन्हें यही कहना चाहिए कि भाई तलखी कम हो रही है। अगर वो ये कहें कि नहीं कोई तलखी कम नहीं हो रही और पेचीदगियाँ पैदा हो रही हैं तो ज़ाहिर है उससे तो माहौल बेहतर नहीं होगा। फिर ये कि वो तो उन लोगों में शामिल हैं जो कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की। लेकिन बहरहाल जो फैसला हुआ है वो इतना ही हुआ है कि बजट पास हो जाए। जो मुलाकातें हुई हैं, खामोश मुलाकातें जो हुई हैं, उसमें समझाया बुझाया गया है लोगों को, दोनों तरफ के लोगों को, जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों को भी समझाया बुझाया गया है कि वो तो बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा अगर बजट मंजूर नहीं होता। तो बजट जो है वो तो मंजूर हो जाएगा। खान साहब बहरहाल अपनी जगह पे डटे हुए हैं और उन्होंने ये अपने लोगों से कहा है कि अगर ये कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ होती है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। अच्छा। तो कानूनी कार्रवाई का मतलब ये है कि अगर वो हुकूमत के हक में बजट वो फैसला नहीं करते तो वो उनकी रुकनीत ख़त्म हो सकती है। लेकिन वहाँ तक मामला जाएगा नहीं, बजट पास होगा ये तय हो चुका है और वो ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन जो शिकायत का अजाला है ना जी, उसमें ख़ास सतह पे प्रॉब्लम है, वो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ जी। देखिए कल भी मैंने पूछा एक पीटीआई के बहुत जहांगीर तरीन ग्रुप के एक मुमताज़ लीडर से और जिनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और जिनसे हमेशा इत्तेदाल की तवक्को की जाती है, तो उन्होंने गालिब का शेर पढ़ा कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। एक डिप्टी सेक्रेटरी को तैनात किया गया है जहांगीर तरीन के जो एमपीएज हैं उनकी शिकायत सुनने के लिए। सही। अब इसमें ट्रैक रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर हाउस का अच्छा नहीं है। मुझे मालूम है कि वहाँ एक छोटे से मामले में एक साहब हैं उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो गया था और इनके रिश्तेदार वज़ीर आला के उसमें मुलव्वस थे, फसल उनकी जला दी गई थी, वो रोते पीटते फिरे, सब लोग जानते हैं कि वो भले आदमी हैं, अखबारात से भी उनका ताल्लुक़ रहा है और जो साफ़ती हल्के हैं उनमें बड़ा एहतराम उनका पाया जाता है। लेकिन एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब को तकर्रर कर दिया गया और कहा गया कि सब शिकायत का अजाला कर दिया जाएगा और वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब ये फरमाते थे कि जो आप हुक्म करें बस वैसा हो जाएगा। लेकिन आज तक मसला वैसे का वैसे ही चलाता है और पेचीदगियाँ पैदा हो गई। तो ये एतबार पैदा करना होगा। और देखिए जो किसी भी चीज़ की तरह मसाले भी ग्रेजुअल होती है, बतदरीज होती है, रफ्ता रफ्ता होती है। उसमें खान साहब को भी लचक का मुजाहरा करना होगा, इनको भी लचक का मुजाहरा करना होगा। ये नहीं है कि आप जिद पे अड़े रहें। खान साहब मतलब एक मामले में तो बिल्कुल सख्त उन्होंने स्टैंड ले रखा है कि वो वज़ीर आला ये बरकरार रहेंगे जी, और उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो सब जानते हैं, ज़ाहिर हैंडल नहीं कर सकते वो चीज़ों को। इसी वजह से बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं हो रहे। एक वजह ये है, अगरचे वो एक वजह तो बुनियादी यही है कि वो डरते हैं कि नून लीग जीत जाए। भाई जीत जाए नून लीग, जमहूरी माशरों में यही होता है। बल्दियाती अदारे अगर मेजॉरिटी एक पार्टी के पास है और सूबाई हुकूमत दूसरे के पास है तो इससे जमहूरियत की नफ़ी नहीं होती है, जमहूरियत की खूबसूरती है। शर्त यह है कि आप ज़ाती तलखियाँ पैदा न करें। अब ज़ाती तलखियाँ पैदा हो चुकी हैं और उसको बतदरीज ख़त्म करना होगा और एक ग्रुप ऑफ पीपल बरूए कार आना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि वो कौन लोग होंगे कि जो इसको परसू करें, इसलिए कि ये जो अदम इस्तेहकाम है ये मुल्कों के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है, तबाहकुन साबित होता है। इंडिया में हम देख रहे हैं, अगरचे वहाँ और वजह से है, मगर ये कि जब नफ़रत एक दफ़ा पैदा हो चुकी है वहाँ तो अलहदगी की तहरीकें भी हैं, कश्मीर का मसला भी है, शूद्रों का मसला भी है, कोरोना से भी पेचीदगियाँ पैदा हुई हैं, बहुत से तारीख़ी अवामिल है। तो सारी तरक्की और सारी कामयाबी धरी की धरी रह जाती है। जो सुपर पावर बन रहा था, आगे चल पे उसमें बात करते हैं, तो वो आज किस हाल में, सारी कौम डिप्रेशन की हालत में है और किसी को रास्ता ही सुझाई नहीं दे रहा। तो मसला अभी हल नहीं हुआ है। बजट के बाद इसको परसू करना होगा, जो मुतल्लिका लोग हैं उन्हें मिल बैठना होगा, बात करनी होगी, रास्ता निकालना होगा। ये यूं ही चुटकी बजाने में नहीं मसले हल हुआ करते। अगर कोई खुशफहमी में है तो उसे अपनी खुशफहमी दूर कर लेनी चाहिए। ठीक।
मैं अब आपको बताता हूँ खबर क्या है जी। यानी वज़ीर ख़जाना से शौकत तरीन साहब से अपना उन्होंने कहा है वज़ीर आज़म ने कि आप बजट इलेक्शन बजट समझ के बनाएं। अच्छा, इलेक्शन बजट समझ के बनाएं इसको, यानी वो भी मेंटली तैयार हैं इस बात के लिए। जब हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, जब इस तरह की बात की जाती है तो वो ये समझते हैं कि हम खुदा न खास्ता को अफवाह फैला रहे हैं, लगाई बुझाई कर रहे हैं। कम अज़ कम मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो लगाई बुझाई करें और अफरा तफरी को दावत दें और एक तरफा गुफ्तगू करें। हमने हमेशा कोशिश की है मेरिट पे गुफ्तगू करने की, गलती हो सकती है तज्जिए की, मगर ये नहीं है कि मुल्क में अफरा तफरी फैल जाए। हम तो इसके हक़ में नहीं हैं कि अचानक इलेक्शन का ऐलान हो और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाए, इसलिए कि अदम इस्तेहकाम बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं है जिन्होंने तारीख़ नहीं पढ़ी कि 18वीं और 19वीं सदी में हिंदुस्तान किस तरह बर्बाद हुआ। वो मीर साहब का शेर है कि चोर उचक्के सिख मरहट्टे शाहो गदा सब खां हैं, चैन से हैं जो कुछ नहीं रखते, फ़क्र ही की दौलत है यहाँ। अदम इस्तेहकाम नहीं होना चाहिए, ये सब की ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी है, अपोजिशन पार्टियों की भी ज़िम्मेदारी है। तलखी कम करें, कूल डाउन करें। इसमें इस्टेब्लिशमेंट का मशवरा जो है वो साहिब है कि कूल डाउन करें चीज़ों को, एहतसाब भी जारी रहे मगर कारोबार ज़िंदगी भी तो जारी रहे ना। सही, ठीक। ये तो नहीं है कि एहतसाब तो होता रहे, एहतसाब होना चाहिए मगर मुतल्लिका अदारों को करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब का रवैया इसमें बहुत बेलचक है। एक पहलू से वो ठीक भी कहते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है और बुरी तरह नोच नोच कर खाया है और खरबों रुपए बनाए हैं और मुल्क से बाहर लगे, उनको माफ़ कर दिया जाए। मगर ये है कि कारोबार ज़िंदगी भी तो जारी रहे ना, बेहतरी भी आनी चाहिए ना। खुदा खुदा करके बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर तरक्की की शरह जो है वो 4%, 3.94 4% है, 0.6% ही कम है ना, तवक्को 2% से ज़्यादा नहीं थी। एटमी बिजली घर बन गया है। अच्छा, और कई चीज़ें बेहतर हुई हैं, यानी बजट खसारा कम हो गया, कम क्या ख़त्म हो गया है। और इस सूरत हाल में जब इम्कानात पैदा हो रहे हैं तो ये ज़ाती लड़ाई झगड़ों में इन इम्कानात को बर्बाद नहीं हो जाना चाहिए। ये 22 करोड़ इंसानों के मुस्तकबिल का मसला है, ये किसी एक ग्रोह या पार्टी का मसला नहीं है। ये जो हमारी कबायली जहनीत है ये ख़राबी पैदा करती है कि हर सूरत में फतह हासिल होनी चाहिए और हर सूरत में मुखालफिन को कुचल देना चाहिए। ये सिर्फ एक आदमी और एक पार्टी का रवैया नहीं है, ये किसी एक लीडर का नहीं है, ये तकरीबन सभी का यही रवैया है। ठीक है हारून साहब, इस पे एक आखिरी सवाल, फिर मैं ब्रेक की तरफ चली जाऊंगी। आखिरी सवाल ये है, जिस तरह से आपने कहा ये तय हो चुका है कि बजट पास हर सूरत किया जाएगा। नज़ीर चौहान साहब कहते हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप का ये कहना है कि 1 महीने का वक्त हम इमरान खान साहब को और उस्मान बुज़दार साहब को दे रहे हैं, अगर तो उस्मान बुज़दार डिलीवर नहीं करेंगे तो हमारा ग्रुप वो करेगा जो सब देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हवाओं का रुख तब्दील हो सकता है। देखिए ना, वो तो उस्मान बुज़दार साहब का मामला ऐसा है कि उस पर अब गुफ्तगू ही करते करते हम लोग थक गए हैं। देखिए, आप एक ऐसा बावर्ची नहीं रखते जो खाना पकाना न जानता हो, एक ऐसा ड्राइवर आप नहीं रखते जो गाड़ी चलाना न जानता हो। उसकी बजाय बाज़ औक़ात आप उस आदमी को गवारा कर लेंगे जो पेट्रोल चोरी करता हो। एक आदमी इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया है, कुदरत ने इस काम के लिए उसे तख्लीक ही नहीं किया। इसके पस मंज़र को आप समझिए। पस मंज़र ये है कि परवेज़ खट्टक साहब से बहुत नाला रहे इमरान खान साहब, और वो तंग करते थे, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था। ग्रुप तो पार्टियों में होते हैं, मगर ये कि उन्हें मामला चलाने में बड़ी दुश्वारी थी। मगर ये उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि इसके बावजूद उनकी सीटें वहाँ दोगुना हो गई, 33 से 65 हो गई। तो इसको गवारा करना पड़ता है। अब उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि ऐसे वज़ीर आला का तकर्रर करेंगे। पख्तूनख्वा में उन्होंने ऐसा वज़ीर आला लगाया, पंजाब में भी, जो इशारा अबरू पे चले। तो इशारा अबरू पे चलने वाले नताइज तो नहीं दे सकते ना। दुरुस्त, ये है उसका पस मंज़र। बाकी रह गया वो झगड़ा, यानी उसके दो पहलू हैं। एक तो जहांगीर तरीन साहब जो ज़ाहिर है सदमे की हालत में है, खान साहब का अपना मौक़िफ़ है, उसके हक़ में भी दलाइल है। जहांगीर तरीन साहब का अपना मौक़िफ़ है कि ये FIA को आपने कैसे दे दिया, ये तो सिक्योरिटी एक्सचेंज के पास होना चाहिए।
अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि एमपीएस, इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसमें बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। बाद को तरक्याती फंड्स दिए जाते हैं, बाद को नहीं दिए जाते, को दिए ही नहीं गए, और बाद के कहने पे अफसरों का तकर्रर होता है, बाद के कहने पे नहीं होता। तो वो यकसा पॉलिसी होनी चाहिए ना। बुज़दार साहब की ये अहलियत नहीं है। अभी एक मीटिंग में, पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, नायत मोतबर आदमी ने मुझे बताया कि उन्होंने मीटिंग में कहा कि मैं तो भाई तौसा का वज़ीर आला हूँ। भाई आप तौसा के वज़ीर आला नहीं हैं, आप पूरे पंजाब के वज़ीर आला हैं। ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ दौर में, यानी शहबाज शरीफ साहब की 10 साल वजारत आला रही, इसमें 40-50% बजट, बाद लोग तो कहते हैं 60% नहीं था, 40 से 50% बजट लाहौर पे खर्च कर दिया जाता था, बाकी सेंट्रल पंजाब पे कर दिया जाता था। अब उसकी तलाफी बतदरीज हो सकती है कि तौसा में और मियाँ वाली में अगर पैसे खर्च नहीं हुए तो बतदरीज उसे अपलिफ्ट किया जाएगा, जैसे मशरकी जर्मनी को अपलिफ्ट करके मगरबी जर्मनी के बराबर लाया जाएगा। वो अचानक नहीं हो सकता। और अब आप वजीर आला बन गए हैं, जिस वजह से भी बन गए हैं, तो जिस पॉलिसी के तहत भी बन गए, अब तस्लीम तो कर आपको लें। सारे सूबे का ख्याल रखना है। हाँ, ठीक है, एक ब्रेक की तरफ उसमें चलते हैं एक बड़ी गलती अब ये की जा रही है कि अगले बजट में, ये मैं बात खत्म कर लूं तो वक्फा करें, 80 अरब रुपए वजीर आला की डिस्क्रिशन पर रखे जाएंगे। अच्छा। यानी वो अपनी मर्जी से वो खर्च कर सकेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 80 अरब रुपए अगर उनकी मर्जी से खर्च होंगे तो उसके नतायज, अगर तो वो ठीक खर्च होते हैं, जिसका इम्कान कम है, इसकी उनसे तवक्को नहीं है, क्योंकि वो उनका तो महदूद सा एक नुक्ता नज़र है। वो तो सियासी ख़ानदानों को नहीं जानते, शहर के रास्तों को नहीं जानते, सिस्टम को नहीं समझते। और बाद औक़ात उन्होंने ऐसे अफसरों का तकर्रर किया कि लोग दंग रह गए, तो बड़ी खराबी पैदा हो जाएगी इससे। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। सिस्टम बात करते हैं। सिस्टम हमेशा सियासी इस्तेहकाम के जरिए चलता है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की और सिस्टम के फेल होने की वजह क्या है, इसके ऊपर बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ कराची शहर में बिजली का निज़ाम क्यों फेल है, वहाँ पर इस कदर बड़ा ब्रेकडाउन कि पूरा शहर अंधेरे में है, सूरत हाल क्या है, जिम्मेदारान कौन है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, कराची शहर की बात कर लेते हैं। मिनी पाकिस्तान कहलाता है, मैशत में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है पाकिस्तान के हवाले से कराची का। मगर कराची ही अंधेरे में डूब जाए, बिजली के ब्रेकडाउन बड़े बड़े कराची शहर के अंदर होना शुरू हो गए हैं। हुकूमत इतना काम भी कर रही है, सिंध हुकूमत भी क्लेम कर रही है वो भी काम कर रही है, मगर फिर इसके बाद ये सूरत हाल क्यों है? सूरत हाल इसलिए ख़राब है कि आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो करते नहीं हैं, फायर फाइटिंग करते हैं। ये जामा सच चाक बदल लेने में क्या था, मोहलत ही न दी फैज़ कभी बखिया गरी ने। बात यह है कि जैसे उसकी प्राइवेटाइजेशन हुई है, कराची इलेक्ट्रिक जिस तरह वजूद में आई है और जो उसकी कारकर्दगी रही है, उस पर एक ही बार फैसला हो चुकना चाहिए, मेज़ पे बैठना चाहिए हुकूमत के नुमाइंदों को और के इलेक्ट्रिक के लोगों को। देखिए, बहुत सी उनसे शिकायत हैं। ये कहा जाता है कि उन्होंने तांबे की तारें ही गायब कर दी और उसकी जगह सस्ती तारें लगा दी, डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ख़राब हो गया। अब तो खैर वो कह रहे हैं कि वो एक टावर है मटियारी में, उसमें ख़राबी पैदा हो गई, उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ से उनको बिजली भी दी जा रही है, जो वफाक की हुकूमत के बजट से जो बिजली पैदा होती है और देनी भी चाहिए। कराची बहुत अहम है। कराची ही जो है वो माशी इंजन है इस मुल्क का। तो कराची के लोगों ने ही इस मुल्क की मईशत को जिंदा रखा है। सबसे ज़्यादा टैक्स, 1/3 इनकम टैक्स की कलेक्शन वहाँ से होती है। सनती पैदावार सबसे ज़्यादा वहाँ होती है। उनके साथ बैठ के एक ही दफ़ा मामले को तय करना चाहिए। ये रोज़ आए दिन खराबी होती है और बिजली का ओवरऑल निज़ाम ख़राब है। पिछले दिनों आपको याद है, कुछ अर्सा कबल अचानक पूरे मुल्क में मसला पैदा हो गया था, और अगर ये पूरे मुल्क का निज़ाम वेल कनेक्टेड ना होता तो सारा मुल्क तारीकी में डूब जाता। वो तो खुदा का शुक्र है कि कुछ न कुछ पुराने निज़ाम की जो यानी खूबियाँ थी वो बरूए कार आई। अच्छा, हालत तो ये है कि चलिए वहाँ तो ये मसला पैदा हुआ है, ये आंधी से बिजली फैसलाबाद में बहुत सी जगह पे डिवीजन में और लाहौर डिवीजन में प्रॉब्लम पैदा हो गया। भाई, बिजली ज़िंदगी है, यही वो चीज़ है जो
खून बन के दौड़ती है सनतों के अंदर, और सनत ही इकानमी है। तो इसको सारे को जायज़ा लेने की ज़रूरत है। उधर 1100 मेगावाट आप शामिल कर रहे हैं, ऐसा ही, यानी जौहरी तवानाई, और इधर दूसरी तरफ ये सूरत हाल है। और बात सिर्फ एक बिजली की नहीं है, सारा निज़ाम बर्बाद है, पूरे का पूरा सिस्टम। और आप फिर एडहाक अरेंजमेंट्स में लगे हुए हैं। आपने मैं अर्ज करता हूँ उसको ज़रा 5-7 मिनट तफसील के साथ। देखिए, अभी बुज़दार साहब ने 25% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे का ऐलान कर दिया, और कहा बजट में और भी करेंगे। ये नहीं, आप इस नुक्ता नज़र से नहीं देख रहे कि लॉन्ग टर्म मफाद में क्या है मुल्क के। आप ये देख रहे हैं कि पार्टी का मफाद क्या है, और इलेक्शन के नुक्ता नज़र से आप फैसले कर रहे हैं। तो आपको पूरे निज़ाम का जायज़ा लेना होगा। देखिए, माजी पे रोने से कुछ नहीं होता। वो किसी ने कहा था कि हालत जंग में सबसे घटिया हथियार आंसू होते हैं। आप यानी इस निज़ाम की इस्लाह के लिए तो कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहे, जो बतदरीजी हो सकती है। कौमों की आदात और माशरों की साख सदियों में मुरतब होती है और आसानी से नहीं बदलती है। तो इसका पूरे निज़ाम का जायज़ा लेने की ज़रूरत है, और उसके लिए इस तलखी को कम करने की ज़रूरत है। जब लोग हर वक्त एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहेंगे, सारा मीडिया भी इस काम पे लगा हुआ है, सियासी पार्टियों में झगड़े क्या हो रहे हैं, और सियासी पार्टियां भी एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगी रहेंगी। मैं समझता हूँ कि इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट का जो नुक्ता नज़र है वो ज़्यादा सेहतमंदाना है। चाहे और बहुत से मामलात में उसने गलतियां की हैं, बल्कि ब्लंडर्स किए हैं, और उस पर नुक्ताचीनी की जानी चाहिए। जो की जाती है बाज़ औक़ात बिल्कुल दुरुस्त होती है बहुत सी सूरतों में। लेकिन जब तक आप कूल डाउन नहीं करेंगे चीज़ों को, आप अदारों की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? आप एक एक अदारे को ले लें, पुलिस की को ले लें, पुलिस की इस्लाह क्यों नहीं हो सकी? वहाँ पख्तूनख्वा में पुलिस को बेहतर बनाया था ना, कुछ ना कुछ स्कूलों को बेहतर बनाया था, पटवार के निज़ाम में कोई बेहतरी की थी, बल्दियाती इदारे बनाए थे, तो आपको ज़्यादा सीटें मिली थी। या आप झुक गए MPs के सामने और अलीफों के सामने, और आपने नासिर दुरानी को चलता किया। ऐसे इसमें पैसा तो दरकार नहीं था, इसमें कुव्वत फैसला दरकार थी। और पुलिस इतनी बिगड़ गई है, इतनी बिगड़ गई है। अब मैंने पुलिस अफसरों से पूछा, जो रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं, जिनकी कोई साख और एतबार है, वो कहते हैं तफ्तीश ही ठीक नहीं होती। तो फिर और जो खातीन इसका शिकार होती हैं, वो बेचारी मुंह छुपाती फिरती हैं। इसके लिए खातीन जज मुकर्रर करने चाहिए, और किसी को परवाह ही नहीं है इस निज़ाम को ठीक करने की। अब आप अदलिया पे आ जाए। अच्छा, गवाह जो हैं वो तावन नहीं करते, रिश्वतस्तानी आम है पुलिस में, लोग पैसे लेके फैसले कर देते हैं। बाद औक़ात तो बाद ऐसे वाक़ात हुए हैं कि शिकायत हुई हैं और जजों के तबादले करने पड़े हैं, और कार्रवाई उनके खिलाफ करनी पड़ी निचली सतह पे। 50,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। ओ भाई, ये अंग्रेजों के दौर में दस्तूर बना था 3 महीने की छुट्टियों का। क्या ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब है? गाड़ियों में और दफ्तरों में, और अंग्रेज जज होते थे, अंग्रेज जज होते थे, और वो चले जाते थे, शिमला चले जाते थे या कोमरी चले जाते थे ठंडे मकामात पे। अब इन छुट्टियों का क्या मतलब है? और जजों की तादाद सुप्रीम कोर्ट में तो कम नहीं है, नीचे जजों की तादाद कम है। फिर आपने कभी इस पर गौर नहीं किया कि ये एंग्लो सेक्शन लॉ है, ये जब नाफज किया गया था पाकिस्तान में, अमेरिका में यही है, लेकिन अमेरिकी माशरा ने साथ एडजस्ट कर लिया। कनाडा में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। बर्रे सगीर के लिए मौजूद नहीं है। यहाँ झूठी गवाहियाँ देने के लिए लोग मौजूद हैं, हल्फ उठाने के लिए। इसमें तब्दीली की ज़रूरत है। फिर अदलिया में जो असामियाँ खाली पड़ी हुई हैं, उस पर आपकी कोई तवज्जो नहीं है, जजों की तरबियत पे कोई तवज्जो नहीं है। मुझे कराची में रेंजर्स के चीफ ने आज से 6-7 साल पहले बताया, 8 साल पहले, कि 1100 मुलजम थे दहशत गर्दी के, उनमें से 400 की जमानतें हो गई हैं। अच्छा, ये अदालतों की हालत है, और आप उन्हें ठीक करने की कोई, तो जजेस की तादाद बढ़ा देना हारून साहब, कितना पैसा दरकार है? 1100 दहशत गर्दी के मुलजम। नहीं, पैसे तो देखिए इसके लिए काफ़ी चाहिए, लेकिन ये पैसे का बेहतरीन मसरफ है। 40-50 अरब रुपए चाहिए इसके लिए। अच्छा, लेकिन अगर आप 800, 900, 1000 रुपये तरक्याती मंसूबों पे खर्च कर रहे हैं, और आपकी पुलिस और अदलिया ठीक नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें आधा खाली हो जाएगा। कराची में तो बिल्कुल सीधा फार्मूला है सिंध में कि 35% तो इजाफा पहले ही कर दिया जाता है और वो रख लिया जाता है। एक वफद गया था जिसमें खटक साहब भी थे और खाकवानी साहब भी थे और एक और PTI के लीडर थे,
हुकूमत बनने से पहले की बात है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध में पिछली बार, तो चीफ सेक्रेटरी जो उस वक्त वहाँ था उसने कहा 35% तो हम पहले ही रख लेते हैं। फिर सरकारी अफसर हैं, उनके गैंग हैं, उनके बारे में ख़बरें आती रहती हैं, नेटवर्क बने हुए, वो पैसे खा जाते हैं, 70,000 बोरियां गायब हो जाती हैं गंदम की। अच्छा, ये ठेकेदारी निज़ाम में लाहौर में मुझे पता है कि चीफ इंजीनियर जो है किसी भी प्रोजेक्ट का वो 5% पहले ही रख लेता है। अगर अदलिया मजबूत हो, अगर पुलिस बेहतर हो, जो बतदरीज ही बेहतर होगी, तो ये आपका जो सैकड़ों अरब रुपया ज़ाया होता है, फिर टैक्स कलेक्शन नहीं होती। आप या ज़रा गौर फरमाइए, मैं इसको दोहराता रहता हूँ और दोहराते रहना चाहिए। 4 कनाल की कोठियाँ हैं, बेगमात जेवरात से लदी फदी हैं, बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियाँ हैं जो जिसको देख के आदमी हैरत ज़दा रह जाता है कि इतनी कीमत की गाड़ी भी हो सकती है। बच्चे आला तरीन स्कूलों में पढ़ते हैं और कोरोना फैलने से पहले गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए ख़ानदान मुल्क से बाहर जाते थे, मगर टैक्स नहीं देते। 4 करोड़ अकाउंट है, 4 करोड़। तो कितने उसमें से डिडक्शन? सिर्फ 1 करोड़ रजिस्टर्ड हैं FBR के पास। सही। 3.5 लाख जो हैं वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है और सिर्फ 40,000 रजिस्टर्ड हैं FBR के पास। जिम्मेदारों को छुट्टी है। पिछले दिनों आपने एक रिपोर्ट देखी होगी एक बैनुल अक़वामी अदारे की कि पैसा तो सारा पाकिस्तान में इशराफिया पे लग जाता है, टैक्स वो देते नहीं, मराद वो हासिल करते हैं। आप कौमी असम्बली का हाल देखिए कि मीटिंग के लिए लोग आते हैं और मंगल और बुध को छुट्टी हो जाती है। छुट्टी का क्या मतलब है जी? भाई आप दूसरे शहरों से आए हुए हैं, आपको अलाउंस मिल रहा है, आप पे पैसे खर्च हो रहे हैं, ये बीच में छुट्टियां क्यों होती हैं? यानी सारा निज़ाम हर जगह जो है वो ख़राबी का शिकार है, उसकी इस्लाह की ज़रूरत है। और मैं फिर दोहराता हूँ, ये इस्लाह नहीं हो सकती। क्यों? ये इस्लाह उस वक्त होगी जब ये कशीदगी कम होगी। सियासी जमातों की तश्कील गैर जमहूरी है, एक आदमी की जेब में पार्टी पड़ी हुई है, इमरान खान साहब की पार्टी उनकी जेब में है। वो असद उमर ने ठीक कहा कि तहरीक इंसाफ इमरान खान से और इमरान खान तहरीक इंसाफ से है, उसके बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो अकेला इमरान खान नहीं, हारून साहब, हर सियासी जमात हर एक लीडर के जेब में पड़ी हुई है। अच्छा, यही शरीफ खानदान का हाल है, यही जरदारी साहब का हाल है। भाई पार्टियों, आपने जमहूरियत चलानी है तो उसके लिए जमहूरी अदारे चाहिए ना। पार्लियामेंट तो बुनियादी अदारा नहीं है, सियासी पार्टियां बुनियादी अदारे हैं, उसमें इलेक्शन नहीं। अच्छा, बल्दियाती अदारे आप नहीं बना रहे। कभी किसी सियासी जमात ने खुश दिली से बल्दियाती इलेक्शन तक नहीं कराया। आपको याद है शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन कराया और 1 साल तक हल्फ ही नहीं लिया और सारा वक्त ज़ाया कर दिया, और फिर उन्हें कोई इख्तियारात नहीं दिए। खान साहब कहते थे बल्दियाती अदारे बनाएंगे, उनको बड़े इख्तियारात देंगे निचली सतह पे। अब छोटा सा मसला होता है, राजनपुर से एक आदमी चलता है, लाहौर आता है, वो आप नहीं बना रहे। भाई ये निज़ाम नहीं चल सकता, ये एंग्लो सेक्सन निज़ाम है, इसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। हर माशरे की एक साख्त होती है, उसके मुताबिक निज़ाम बनाया जाता है। और उन्होंने उस पर लिखा, वो सर्वे मैंने बड़ी तफसील से बार बार गौर से पढ़ा, उस पर लिखा कि ये सर्वे अगर हम खुद ना करते तो हम कभी ना छापते। उन्होंने किसी अदारे से नहीं कराया था, खुद किया था। क्या था उसमें 20-25 साल पहले की बात, 20 साल पहले की बात है। उसमें 98% लोगों ने कहा शरीक कवानीन चाहिए। चलिए 98% नहीं, मुमकिन अब सूरत हाल में तब्दीली हो, 95% लोग चाहते होंगे। आप सऊदी अरब का मॉडल देखें, ईरान का मॉडल देखें, सूडान का देखना चाहिए, जहाँ जराइम सबसे कम है, जहाँ कत्ल के 2, 4, 5 मुकदमात होते हैं, बावजूद इसके कि गुर्बत है, बावजूद इसके के अंदर बगावतें जारी रहती हैं, बावजूद इसके कि कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं है। भाई 5% लोगों को सज़ा होती है और 95% बरी हो जाते हैं। और इमरान खान ने अपनी किताब में लिखा, मैं उनसे जब डेरा गाजी खान जेल में थे, मुशर्रफ के दौर में उनसे मिलने के लिए गया था, तो वो बार बार कहते थे कि 50% कैदी तो बेगुनाह हैं, जो जुर्माना नहीं दे सकते, या अच्छा वकील नहीं कर सकते, या उनके मुखालफीन ताकतवर हैं, या जिनकी अपीलें जो हैं वो पड़ी हुई हैं। इस पूरे निज़ाम को इस्लाह की ज़रूरत है। और आप कब तक इसको टालते रहेंगे? अगर आप इसको टालते रहेंगे किसी दिन धमाका हो जाएगा। सही। यानी जो लोग रुपया कमा रहे हैं वो टैक्स नहीं दे रहे, वो FBR के अफसरों को रिश्वत दे रहे हैं। अच्छा, पुलिस जो है वो लोगों की खाल उधेड़ देती है, झूठे मुकदमे बनाती है। कितने वाक़यात हैं, आज के एक अखबार में बड़ी तफसील छपी हुई है कि किस तरह कच्चे के इलाके में रहीम यार खां में चंद टकों के एवज हारून साहब ये पूरा मामला होता है, रिश्वत दो, मामला अपना खत्म करा लो।
एक ब्रेक की तरफ चलते हैं हारून साहब, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके बात को आगे बढ़ाएंगे, मगर इसके साथ साथ हम सारे मुल्क भारत में जो तशवीशनाक सूरत हाल है इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। अब भारत का मुस्तकबिल क्या है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, आप बात कर रहे थे पुलिस की इस्लाहात के ऊपर, आपने बात की। झूठे मुकदमा तो वाकई बहुत ज़्यादा बन गए हैं, रिश्वत के रेट डबल हो गए, हर जगह के एक मुख्तलिफ रिश्वत का रेट है। मगर इमरान खान साहब को लगता है कि इस पूरे इस्तेहकाम के लिए जो चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं, जिससे निज़ाम में बेहतरी आ सकती है, वो चाइना का मॉडल है। क्या वाकई हम चाइना के मॉडल को फॉलो कर सकते हैं? देखिए, उसमें एक दो पॉइंट रह गए थे, मैं इस पर बात करता हूँ, तो आपको उसको एलेबोरेट कर दूँ। देखिए, सिविल सर्विस का जो मौजूदा निज़ाम है वो नहीं चल सकता। ये एक बाबू है, वो CSS का इम्तहान पास करके आता है, चाहे वो कितना ही लायक फायक हो, कितनी ही सूझबूझ रखता हो, मगर वो देखिए ज़राअत के लिए अब अलग माहिरीन चाहिए, रेलवे को चलाने के लिए रेलवे बदल गई, और तरह के लोग चाहिए, सेहत का निज़ाम चलाने के लिए और तरह के लोग चाहिए। और जो डॉक्टर इशरत ने जो इस्लाहात तजवीज़ की हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। वो तो इस सिस्टम के आदमी हैं, वैसे कैसे बदल सकते हैं? आप देख रहे हैं कि सरकारी अफसर कैसी कैसी शोबदाबाजी करते हैं। रावलपिंडी के कमिश्नर ने क्या किया, उनके बारे में इमरान खान साहब के करीबी दोस्त ने, जो मेरे दोस्त हैं, बहुत पहले उनसे कहा था कि भाई ये जो इन साहब को आपने लगा दिया है तो आप इसके लिए तैयार रहें कि बहुत बड़ी तबाही आएगी। तो ये सिस्टम इस तरह नहीं। फिर ऊपर से फिर एक बड़ा मसला ये है कि एक ग्रुप अफसरों का है, ये तो नहीं। सिविल सर्विस की तश्कील तो बजाय खुद तश्कील नौ चाहती है सिविल सर्विस, लेकिन ये एक ग्रुप है अफसरों का जिसने खान साहब को घेर रखा है, उनकी मर्जी से लोगों को तकर्रर होता है। खान साहब एक एक आदमी को जानते तो नहीं है। अच्छा, उसमें आप एक ख़ास इलाके या ख़ास ग्रुप के लोगों को अगर सब कुछ सौंप देंगे तो उससे ज़्यादा बदली फैलेगी पूरी पार्टी। फिर यह है कि इस सूरत हाल में अगर इलेक्शन होते हैं इस तल्ख फिज़ा में, तो बचेगा क्या? इलेक्शन वक्त से पहले हो सकते हैं, मगर वो सियासी पार्टियों के दरमियान इत्तफाक राय से होने चाहिए, उसके रूल्स तय होने चाहिए, ताकि सभी को इत्मीनान हो के फिर इलेक्शन होंगे, लोग अपना मंशूर पेश करें, एक आज़ाद माहौल में और आज़ाद और खुशगवार फिजा में वो इलेक्शन होने चाहिए, जिसमें कोई फरीक ना हो, किसी को कहीं से मदद न मिले। ये ज़रूरी है। जहाँ तक चीन के मॉडल का देखिए ताल्लुक़ है ना, खान साहब इन चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं करते। उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं हैं जो जिनसे वो मदद ले सकें। हुक्मरान को हर चीज़ का पता नहीं होता, मगर हुक्मरान मालूम होना चाहिए कि उसे किन लोगों से मशवरा करना है। सही देखिए, रिकॉर्डेड अमेरिकन हिस्ट्री में, यानी जब से सर्वे हो रहे हैं, वैसे तो पूरी अमेरिकन हिस्ट्री रिकॉर्डेड है, लेकिन जब से सर्वे बाकायदा हो रहे हैं कि किस आदमी को कितनी हमायत हासिल है, किस सदर की कितनी तायीद है और कितनी मुखालफत है, बताए आप हैरान रह जाएंगे कि कौन आदमी सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। सदर रैगन, निक्सन नहीं, रोजवेल्ट नहीं जैसा आदमी नहीं, कैनेडी जैसा आदमी नहीं, जिन्हें रोजवेल्ट को तो बहुत बड़ा मुदब्बर समझा था, निक्सन भी सवाए एक मामले के उसको एक बहुत बड़ा सियासी मुदब्बर समझा जाता है। लीडरशिप पे उसकी राय को बड़ी वक़्त दी जाती है कि एक लीडर को क्या होना चाहिए, उसकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं, इसलिए कि रैगन उस माशरे का आदमी था, अमरीकी कल्चर के साथ हम आहंग था, इसीलिए वो बेस्ट कम्युनिकेटर भी उसको समझा जाता था। उसको क्या पता था फॉरेन पॉलिसी का? वो तो कैलिफोर्निया का गवर्नर रहा था, उसका तो एक्सपोजर ही नहीं था, मगर उसने बर्जिंस्की को ढूंढा, उसने और मुशीर रखे और उसने अमेरिका को बहुत ताकतवर बना दिया। और उसके दौर में उनका हरीफ पसपा हुआ सोवियत यूनियन, अगरचे उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था जनरल ज़िया-उल-हक का, जिसे कोई तस्लीम नहीं करता, इसलिए कि तसुबात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी बाकी हैं। तो चीन एक ख़ास तरह का माशरा है, खान साहब को इस पर गौर करना चाहिए। एक तो वो कसीरुल नस्ली माशरा नहीं है, बहुत सी नस्लों के लोग तो नहीं हैं, ज़्यादातर एक ही नस्ल के लोग हैं। फिर ये कि उनकी ख़ास तरह की तारीख़ है, मिजाज है, कौमों के आदात और मिजाज एक दिन में थोड़ी बनते हैं, सही, और एक दिन में बदल भी नहीं सकते।
फिर चीन में जो तरक्की हुई है वो उनके बात चीज़ें वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि मो तुंग के दौर में नहीं हुई है। मो तुंग के दौर में तो 30 लाख आदमी तो वो जो कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पे, सकाफती इनकलाब के नाम पे 30 से 40 लाख आदमी कत्ल कर दिए गए थे। पाकिस्तान इस तरह की किसी चीज़ का मुतम्मल हो सकता है? फिर एक पार्टी का निज़ाम है, यहाँ क्या एक पार्टी का निज़ाम चल सकता है? ये तो एक पार्टिसिपेटिंग सोसाइटी है, यहाँ तो जमहूरी निज़ाम ही चल सकता है किसी न किसी तरह का। अगरचे बेमहार आज़ादी नहीं होनी चाहिए, आज़ादी पूरी होनी चाहिए लेकिन डिसिप्लिन के साथ होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ उसूलों में। तरक्की तो वहाँ डिंग शाओपिंग के दौर में शुरू हुई, जब सियासी इस्तेहकाम हो गया और चीनी जो मुल्क से बाहर चले गए थे इनकलाब के दौरान या वैसे गए थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। तो आप सियासी इस्तेहकाम पैदा करेंगे तो तरक्की होगी। रह गया एहतसाब का निज़ाम, तो आपने अच्छे अदारे बनाए कब हैं भाई? अदलिया में हमेशा सिफारिशात पेश होती रहती हैं, उनके अपने फोरम है, सुप्रीम कोर्ट के जज सिफारिशात पेश करते हैं, लॉ कमीशन सिफारिशात पेश करता है, एक अंबार पड़ा हुआ है। आप अदलिया को तो बेहतर बना रहे, पुलिस को बेहतर बना रहे, और आप रिजल्ट की तो कभी आप सऊदी अरब की मिसाल देते हैं कि वहाँ लोगों को पकड़ के बंद कर दिया गया था और उनसे पैसे वसूल कर लिए गए थे। भाई पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का जब तक आप अदालती निज़ाम ठीक नहीं करेंगे, वो कला खुद सबसे बड़ी रुकावट है। 1 लाख वकील जो हैं, जस्टिस कोसा ने तेज़ रफ्तार अदालतें बनाई और बड़ी उम्मीद पैदा हुई, हर तरफ मशलें सी जलने लगी कि भाई ये तो कत्ल के मुकदमात के 1-1 महीने में फैसले होने लगे। मगर वकील डट के खड़े हो गए। उनका मफाद इसमें है कि मुकदमात जो हैं वो चलते चले जाएं और कभी ख़त्म ना हो। हर पेशी पे फीस वकील भी वसूल करे, रीडर भी पैसे ले और छोटे अहलकार भी पैसे लें। तो इसको आपको निज़ाम की इस्लाह करें, नामकबूल इक़दामात करें जो उन्होंने किए, नामकबूल इक़दामात जो पसंद नहीं किए गए, उनका नतीजा अच्छा निकला या नहीं निकला? मतलब उन्होंने डॉलर की हकीकत पसंदाना प्राइस मुकर्रर की, वो डैम बना रहे हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल के, उन्होंने तजारती खसारा कम किया, तकलीफ से गुजरे, लेकिन अब उसके नतायज आना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तानी मॉडल होगा, चीनी मॉडल नहीं चल सकता यहाँ पे। एक पार्टी का निज़ाम नहीं चल सकता। वहाँ तो मुजाहिरीन को टैंकों तले कुचल दिया गया था। हाँ जी, हर कौम का अपना मिजाज है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का मॉडल ही फॉलो होगा। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। मेरे तमाम वालों का भी शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।